सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लास्ट लेक्चर में हमने कूलाम के नियम की बात की थी। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करता है। मान लीजिए आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1, एक है Q2, और मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है और आवेशों का परिमाण कितना है? आवेशों का परिमाण है Q1 और Q2। तो कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अगर आपने कूलाम के नियम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कूलाम के नियम पढ़ के आइए, तब तो आप अध्यारोपण का सिद्धांत समझ पाएंगे। अच्छा, अभी आप कुछ लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ पे कहीं कैपिटल के भी तो होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, कैपिटल के भी होता है। और क्या है कैपिटल के? कैपिटल के होता है माध्यम का परावैद्युतांक। अभी मैंने अगर इसको ऐसा लिखा है तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है। अगर इन आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होता है तो क्या करना होता है? उस माध्यम के परावैद्युतांक का भाग देना होता है। तो कूलाम का नियम कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करता है। और मुझे पता है कि एक सवाल आप लोगों को उसी दिन से परेशान कर रही होगी, कोई जरूरी है क्या कि केवल दो बिंदु आवेश हों? दो से ज्यादा आवेश भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। मान लीजिए एक आवेश यहां पर है, ये आवेश हो गया Q1, एक आवेश इधर हो गया, मान लीजिए ये आवेश हो गया Q2, मान लीजिए एक आवेश इधर हो गया, ये आवेश हो गया Q3, और कहीं भी ले सकते हो आप। ये आवेश हो गया Q4, ये आवेश हो गया Q5, n आवेश ले सकते हैं आप। मान लीजिए n आवेश हैं, तब क्या होगा? तब उन n आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? यहां पे कूलाम का नियम कैसे लगाएंगे आप? तो देखिए यहां पर हम लोग यूज करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों और कहां पे काम आएगा? अगर आपके पास n आवेश हैं तो उन n आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर कितना बल लग रहा है, अगर इसको जानना है तो आपको अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो क्या होगा, ये Q1 आवेश है। मान लीजिए आपको पता करना है कि Q1 आवेश पे कुल कितना बल लग रहा है। आपको ये तो मालूम है ना कि Q2 आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, Q2 आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, ये Q2 आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, Q3 आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, Q4 आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, Q5 आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा। जितने भी आवेश होंगे तो सभी के सभी उस आवेश पे बल लगाएंगे। और जरूरी नहीं है कि केवल Q1 में बल लगेगा, सभी आवेश सभी में बल लगाएंगे। और ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में अगर आपको किसी एक आवेश पे लगने वाला बल निकालना है, बोला जाए चलो या Q1 पे बल निकालिए या Q5 पे बल निकालिए, तब आप वहां पे अध्यारोपण के सिद्धांत का सहारा लेंगे। और अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए इस बात पर निर्भर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत इस बात पर निर्भर है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आप इसको नोट करके लिख लो, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि ये इंसानी फितरत को फॉलो नहीं करता है। क्या मैं बोलना क्या चाहता हूं और इसका इंसानी फितरत से कैसा संबंध है, समझाते हैं आपको। मैंने बोला कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास बस Q1 था और ये आवेश Q3 था, और इन दोनों आवेशों के बीच कोई बल, कुछ भी बल x y z, चलो x बल लग रहा था, ये बल का परिमाण है। Q1 और Q3 के बीच इतना बल लग रहा था, Q2 नहीं था, Q4 नहीं था, Q5 नहीं था। और अब जो है Q2 Q4 Q5 अन्य आवेश वहां पर इस ऐसे परिस्थितियों में आ जाते हैं, तो भी Q3 और Q1 के बीच में x बल ही लगेगा। अन्य आवेशों के आ जाने के कारण किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण में, बल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये इंसानी फितरत को फॉलो नहीं करता है? बिल्कुल सही कहा, इसमें गलत क्या कहा? अगर मान लीजिए मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, एक फ्रेंड है,
और हम दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, उसका भी कोई दोस्त नहीं है, तो हम दोनों के बीच में बहुत बहुत क्या होना चाहिए, डीप फ्रेंडशिप होगा, एकदम घनिष्ठ मित्रता होगी। लेकिन मान लीजिए कुछ समय के बाद मेरे 2-4 दोस्त और बन जाते हैं, तो क्या होगा मेरे और उसकी दोस्ती में? क्या, हाँ ये देखिए, ये बिल्कुल इनकार मत करिए आप, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है ये, बिल्कुल ये मानव की प्रवृत्ति है कि अगर मेरे 2-4 दोस्त और बन जाएंगे तो मेरे और उसकी दोस्ती में बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। वो पहली वाली गाड़ी एकदम जो डीप फ्रेंडशिप थी उड़नी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल कटु सत्य है, आप इसे स्वीकार करिए, ये ह्यूमन नेचर है। देखो किसी शायर ने कहा है कि कीमत महसूस होगी उनको तन्हाइयों में एक दिन, कीमत महसूस होगी उनको तन्हाइयों में एक दिन, अभी तो बहुत से लोग हैं दिल लगी करने को, अभी उसके बाद बहुत से लोग हैं दिल लगी करने के लिए, तो उसे अभी मेरी कीमत का पता नहीं चलेगा, जब वो अकेला और तन्हा होगा तब उसे मेरी याद आएगी। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करते हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा आवेश हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको किसी एक आवेश पर लगने वाला बल निकालना है तो वहां पे आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण के सिद्धांत में आपको ये बात ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो जानते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कई अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल, एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कई बिंदु आवेशों के द्वारा कि किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है वो आवेशों के द्वारा प्रत्येक आवेश उस आवेश पर जितना बल लगा रहा है उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आवेश हो गया Q1, ओके, ये Q1 आवेश हो गया, इधर एक आवेश हो गया Q2, ये इसको कुछ बल लगाएगा, इधर आवेश हो गया Q3, ये इसको कुछ बल लगा रहा होगा, ये आवेश हो गया इधर, मान लीजिए इधर हो गया Q4, ये इसके ऊपर कुछ बल लगा रहा होगा, इधर कहीं Q5 हो गया, ये भी इसके ऊपर कुछ बल लगा रहा होगा, इधर Q6 ले लीजिए, ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है? F12 बल लगा रहा है। Q3 कितना बल लगा रहा है? F13 बल लगा रहा है। ये F14 हो जाएगा, ये F15 हो जाएगा और ये F16 हो जाएगा। और भी आवेश हैं तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तब Q1 आवेश पे लगने वाला कुल बल कितना होगा? Q1 आवेश पे लगने वाला कुल बल इज इक्वल टू हो जाएगा इसके द्वारा लगने वाला बल प्लस 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 इसके द्वारा लगने वाला बल अप टू सो ऑन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी एक आवेश पे लगने वाला कुल बल आवेशों के द्वारा, अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो वेक्टर सम, सदिश योग लिखा है यानी आपको दिशा का ध्यान रखना है। दिशा का ध्यान तो वैसे टाइगर सॉफ्ट रख ही रहा है हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, उस दिशा का ध्यान तो रख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिशा का भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा बल किस दिशा में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे सदिश योग लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा, एकदम सरलतम रूप में इसको समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक आवेश है, ये एक आवेश हो गया Q1, ओके, ये एक आवेश है Q1 और इधर कोई एक आवेश है Q2, इधर कोई एक आवेश है Q3 और मुझे पता करना है कि Q2 और Q3 के द्वारा Q1 पे कुल कितना बल लग रहा है। ओके, और मान लेते हैं कि इन सभी आवेशों की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, जो प्रकृति है वो समान ही है। तो ये इसको बल लगाएगा ना जी, थोड़ा सा डायरेक्शन मुझे सही लेना है तो मैं लाइन का सहारा लेता हूं। ये इसके ऊपर कुछ ऐसे बल लगाएगा,
ये दिखेगा आपको। ओके, तो Q2 द्वारा Q1 पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा? Q2 द्वारा Q1 पे लगने वाला बल हो जाएगा F12, और डायरेक्शन आप देख लीजिए Q2 से Q1 की तरफ है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आवेशों की प्रकृति सेम है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और दूरी भी हम लोग लेंगे, मान लीजिए कि Q2 और Q1 के बीच की दूरी कितनी है? R12 है, ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। और हमको एकांक सदिश की जरूरत पड़ती है, तो एकांक सदिश तो आप जानते ही हैं, R12। जो R12 कैप है वो क्या दिखा रहा है? Q2 से Q1 की तरफ एकांक सदिश को दिखा रहा है, Q2 से Q1 की तरफ एकांक सदिश को दिखा रहा है। वैसे ही आप इसके लिए भी कर लीजिए, ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा जी, ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। इसको चलो लाल ले लेते हैं, और इस बल का नाम कितना हो जाएगा? इस बल का नाम हो जाएगा F13। ओके, तो Q1 पे दो बल लग रहा है, एक बल लग रहा है F12, एक बल लग रहा है F13। इस दूरी को आप ले लीजिए R13, और Q3 से Q1 के दिशा में जो एकांक सदिश होगा उसको आप ऐसा कैप ले सकते हैं। ओके, और अगर मान लीजिए मुझे इन सबको स्थिति सदिश के रूप में लिखना है, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो मैं देख लेता हूं कि मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थितियां क्या हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थितियां क्या हैं देख लेते हैं हम लोग। ओके, एक और लाइन चाहिए होगा मुझे, चलिए एक और लाइन खींच लेता हूं। ओहो, इसको भी नीला ले लेते हैं। तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, दिस इज मूल बिंदु, और इसके सापेक्ष में इसकी स्थिति कितनी है? इसके सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति हो जाएगी, जिसको हम स्थिति सदिश बोलेंगे। ये हो गया स्थिति सदिश, R3 बोलेंगे ना इसको। इन सब के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा है, तो ये हो जाएगा R3, सदिश R3 हो जाएगा ये। और मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति क्या हो जाएगी? ये ऐसा, और इसको भी ऐसा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर R2, ये वेक्टर R3, ये वेक्टर R2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ से इसकी स्थिति कितनी है भाई देख लो, इसको भी ऐसा आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा R1, वेक्टर R1। सो व्हाट इज वेक्टर R1? वेक्टर R1 Q1 का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। व्हाट इज वेक्टर R3? Q3 का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। व्हाट इज वेक्टर R2? O के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश है। इसलिए जब आप R12 निकालेंगे या R13 निकालेंगे, दो ही चीज है यहाँ, तो आप कैसे निकालते हैं? अगर आपको चाहिए भाई वेक्टर R12 कितना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे R2 माइनस R1, सॉरी R1 माइनस R2 करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं R13, तो ये कितना हो जाएगा? ये R1 माइनस R3 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम लगाते हैं, क्या है यहाँ पे पृष्ठभूमि क्या तैयार की गई है? पृष्ठभूमि ये है कि आपके पास तीन आवेश हैं, एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3। तो Q1 पे लगने वाला कुल बल निकालना है। Q1 पे लगने वाला कुल बल कितना होगा? F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13। लेकिन याद रखिए ये सदिश है, सदिश योग का पालन करना है। यहाँ पे सदिशों के योग का नियम आपने पढ़ा है ना, तो ये नहीं कि 5 + 6 कर दिया 11 हो गया, दिशा का भी ध्यान रखना है ना दिशा का भी ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन को भी लेके चलना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा नियम लगा सकते हैं? चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं सदिशों के योग का कौन सा नियम? समांतर चतुर्भुज नियम। तो ये इधर हो जाएगा, और फिर ये इधर हो जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज नियम से क्या होता है? समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश किसके द्वारा दिया जाता है? परिणामी सदिश विकर्ण के द्वारा दिया जाता है। परिणामी सदिश किसके द्वारा दिया जाएगा? विकर्ण के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि यही होगा F1। ओके, यही तो है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। चलिए अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे F12 कितना होगा? F12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। सही है ना? ये दूरी है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? R12 है, लेकिन वेक्टर F12 है, डायरेक्शन भी तो बताना है। तो आपको लास्ट लेक्चर में ही हमने बताया था
जब हमने कूलाम के नियम की बात की थी, जब कूलाम के सदिश रूप की बात की थी, तो बताया था इसकी दिशा क्या होती है, इस एकांक सदिश के अनुदिश होती है, यानी ये हो जाएगा r12 का कैप। वैसे ही आप F13 भी निकाल सकते हैं। F13 कितना हो जाएगा आप बताइए, चलिए F13 लिखिए, फटाक से लिखिए। F13 कितना हो जाएगा, F13 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर, R13 का कैप। डायरेक्शन बताएगा ना, ये R13 डायरेक्शन बताएगा, सॉरी R13 का जो कैप है वो डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो अब यहां पे आप इनका सदिश योग जब निकालेंगे, जब आप यहां पे सदिश योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सदिश योग, सदिश योग कितना आ जाएगा देख लीजिए। वेक्टर F1 कैप इज इक्वल टू, अब हमने तो यहां पे केवल 2 आवेशों के लिए लिया है, आप यहां पे n आवेश भी ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का कैप, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 का कैप। ओके, और वैसे ही अगर आप n आवेशों के लिए जाते हैं तो आप अप टू सॉन चलते जाइए, जितने आवेश होंगे वैसे आगे बढ़िए। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, साथ में ये Q1 भी तो कॉमन है, Q1 भी कॉमन है, तो अंदर में क्या बच जाएगा, Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 कैप, प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 का कैप, प्लस अप टू सॉन, जाइए आगे। और इसको अब हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिख दें क्या, सिग्मा लगा पाओगे, बायो वालों को बड़ी दिक्कत होती है। वेक्टर F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। Q2 को ऐड करते जाना है, लेकिन कहां से कहां तक, Q2 को ऐड करने जाना है, इसको QI लिख लीजिए, और I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 2 से, I की वैल्यू 2 से कहां तक जाएगी, N तक जाएगी, और ये हो जाएगा R1 I का कैप, 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये I 2 होगा, फिर I 3 होगा, फिर I 4 होगा, और यही काम आपको नीचे भी करना है, R1 I का स्क्वायर। तो ये लग गया आपका सिग्मा। तो आप n आवेशों के लिए भी निकाल पाओगे। ओके, आप n आवेशों के लिए भी यहां से निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में डाल दूं, गुलाबी अक्षरों में ये इतिहास लिखा जाएगा ऐसा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, I2 से n तक जाना है, जितने भी आवेश होंगे, 2 आवेश होंगे तो 2 नहीं 3 होंगे, 2 होंगे तब तो 2 बिंदु आवेश ही हो जाएंगे, 3 4 5 जितने होंगे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर 2 से ज्यादा आवेश हैं तो उन सभी आवेशों के द्वारा किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल आप अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे तरीके से समझा है, कॉन्सेप्ट को आपने कितनी अच्छी तरीके से समझा है। इसको जानने का सबसे सरल तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तब तो बेशक आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि शायद आप बस डेरिवेशन को रटने में यकीन रखते हो, तब आपने समझा नहीं है, और ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, मेरे से एक कदम आगे रहते हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। एक समबाहु त्रिभुज है भाई हमारे पास। तो सबसे पहले मैं एक समबाहु त्रिभुज लूंगा, और उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं पहले छोटा कर लूँ यार, क्योंकि ना ये आगे चल के मुझे इसी ट्रायंगल से काम चलाना है, इसी त्रिभुज से। तो मैं क्वेश्चन को छोटा करने का मतलब ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा जगह लेकर रखा है ना, इसको मैं कम जगह दे दूँ। ओके, क्वेश्चन अभी भी आपको दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन अभी भी आपको दिख रहा है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो पहले मैं एक समबाहु त्रिभुज ले लूँ, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप लोग, और मैं भी कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज, बड़ा सा बना लीजिए एक समबाहु त्रिभुज। ओके, और इसको रंग दे देता हूँ नीला। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब क्या है समबाहु त्रिभुज में खास बात क्या है, इसके शीर्ष पर एक आवेश Q1 है, एक Q3 है, और यहां पे शायद Q2 मिस हो गया है, Q2 भी होगा, Q1 Q2 Q3, जिनमें से प्रत्येक का मान Q ही है, यानी कि तीनों आवेशों का मान Q1 बराबर है Q2 के, Q2 बराबर है Q3 के, और इन सब का परिमाण कितना है, Q है। तो ये समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ।
अरे टेढ़ा नहीं करना, छोटा करना था। हाँ समबाहु ही है, अब तो समबाहु ही है। चलिए, समबाहु का मतलब जानते हैं ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। वो तो देखो, ये तो देखो Q2 कहाँ घूम रहा है भैया, Q2 तुमको यहाँ पे होना था, तुम कहाँ घूम रहे हो। वो तो देखो, वो नीचे तो देखो। चलिए, तो इस वाले शेष को हमने A ले लिया, इस वाले शेष को हमने B ले लिया, इस वाले शेष को हमने C ले लिया। यहाँ भी Q आवेश है, यहाँ भी Q आवेश है, यहाँ भी Q आवेश है, ठीक है। लेकिन इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है, इसका नाम Q3 है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो आवेश है वो Q1 है, यहाँ पे जो आवेश है वो Q2 है, Q2, यहाँ पे जो आवेश है Q2 है, यहाँ पे जो आवेश है वो Q3 है, Q3 है। ओके, अब क्या है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, यानी कि ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजाएं तो समान होनी है। लंबाई है, क्या है, L है भाई, ये L है। क्या ही क्वेश्चन टाइप करते हो दोस्त, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, मैंने टाइप किया। यदि उसके केंद्रक सेंट्रॉइड पर समान चिन्ह वाला Q स्थित हो तो उस पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। ये मैंने यहाँ जहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दिया, देखो एकदम 90 खींचा है, दिख रहा है आपको। कर पाओगे आप कमाल बिना चांदा के? मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है। तो ये हो गया आपका, ये भी कलर पूरा नहीं है। मैंने क्या किया है, केंद्रक क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या है। सेंट्रॉइड को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज का एक शीर्ष हो गया, इस शीर्ष को आपको क्या करना होता है, सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु से मिला दीजिए। और ये मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं कि कैपिटल कितना है, कैपिटल D इज द मध्य बिंदु। अंदर नहीं लिखूंगा, अंदर बहुत सारा काम करने हैं मुझे। कैपिटल D इज द मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु कैपिटल D है। इस A को इसे मिला दिया तो ये माध्यिका बन गई। तो सर ये लंब क्यों, ये लंब इसलिए हो गया है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर त्रिभुज तिरंग मेढ़ंग है तो मध्य बिंदु पर मिलाएंगे तो उस स्थिति में वो क्या नहीं होता है, लंब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसीलिए क्या होगा, जब आप इस शेष को इसके मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये लंब भी होगी, साथ ही साथ मेरे बच्चे इसको समद्विभाजित भी करेगी, इस कोण को समद्विभाजित भी करेगी। यानी ये पूरा 60 है। 60 कैसे है, अब सवाल ये कि 60 कैसे है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ कोण भी बराबर होते हैं, सबका मान 60 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा दोस्त, कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया। तो अभी तो आपने क्या किया, केवल एक माध्यिका खींचा है ना, और भी माध्यिका खींचिए। ये हो गया माध्यिका, और इसको भी ग्रीन ले लेता हूं मैं। एक और माध्यिका, ये हो गया माध्यिका। और अब आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा कि केंद्रक क्या होता है। माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है उसे ही केंद्रक कैपिटल G या कुछ भी, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो जहां पे माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे ही केंद्रक कहा जाता है, उसे ही सेंट्रॉइड कहा जाता है। सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। ओके, केंद्रक किसे कहेंगे, जहां पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका केंद्रक। और यहीं पे क्या रखा हुआ है, यहीं पे भारी भरकम आवेश, चलो इस G को हटाता हूं क्योंकि G का कोई काम नहीं है। भारी भरकम आवेश क्या रखा गया है, भारी भरकम आवेश Q रखा गया है। ये कैपिटल Q आवेश मैंने रख दिया, ये कैपिटल Q आवेश कहां पे है, इस सेंट्रॉइड पे है। अब आपको बताना है कि उस Q आवेश पे कुल कितना बल लग रहा है। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, क्योंकि ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, और जो कुल बल होगा इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। चलिए चलते हैं आगे, चलिए मेरे साथ। तो ABC हो गया, Q1 Q2 Q3 सबका परिमाण बराबर ही है। अच्छा चलो, इस दूरी को नाम तो रखना पड़ेगा दोस्त, नाम तो रखना पड़ेगा, और ले लीजिए बिना दूरी के, क्योंकि आपको ये दूरी चाहिए होगी जब आप बल निकालेंगे। तो अब मुझे बताइए कि AO कितना होगा, AO BO CO, AO BO CO दूरी चाहिए होगी ना, तभी तो आप बल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं AD का मान निकालूंगा। तो ये जो त्रिभुज है ना आपका, कौन सा त्रिभुज यार, त्रिभुज ADB, एक समकोण त्रिभुज है ADB।
समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में ये 30 डिग्री है, ये L है, यानी अच्छा ये 90 है ना, 90 के सामने जो होता है क्या होता है, 90 के सामने जो होगा वो विकर्ण होगा, कोण के सामने जो होगा वो लंब होगा, कोण के साथ जो होगा वो आधार होगा। तो मैं यहां पे लगा देता हूं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, आधार यानी कि AD बटा AB, AD अपन AB, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बहुत स्लो प्रोसेस में चल रहा हूं मैं, क्योंकि बायो वालों को फिर मैथ्स आते ही दिन में तारे नजर आने लगते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत होले होले चलेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो रटने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि रट के जा रहे हैं कि हाँ मुझे ये लिखना है, यहाँ मुझे ये लिखना है, सबसे गलत स्ट्रैटेजी यही होती है। तो AD अपन AB, यहां से मैं AD निकाल सकता हूं, AD इक्वल टू AB कितना है, AB L है, cos 30 कितना होगा, cos 30 हो जाएगा जितना कि sin 60 होगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2L। तो ये AD का मान है बच्चा, AD इक्वल टू √3/2, AD इक्वल टू √3/2L, लेकिन आपको AO चाहिए। अब AO कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, वो माध्यिकाओं को 2:1 में काटता है। जो सेंट्रॉइड है, जो केंद्रक है, वो माध्यिकाओं को 2:1 2:1 के अनुपात में काटेगा। यानी कि अगर ये पूरा AD 3 है, अगर ये पूरा AD 3 है तो AO कितना होगा, AO 2 होगा, और OD कितना होगा, OD 1 होगा। वन मोर टाइम, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को कितना 2:1 में बांटता है, 2:1 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। यानी अगर पूरा AD 3 है तो AO कितना हो जाएगा, AO 2 होगा और ये 1 होगा। ओके, तो तब अगर आप यहां से AO निकालोगे तो AO कितना हो जाएगा, AO इज इक्वल टू कितना, AD का कितना, AD का 2/3, AD को 3 भाग में बांटिए, उसका 2 भाग किसको दे दीजिए, AO को, यही इसका मतलब AD। और AD कितना बच्चा, AD तो √3/2 है, तो 2/3 √3/2L, 2/2 कट गया, √3, तो AO इज इक्वल टू हो जाएगा L/√3। ये AO का मान है, AO इज इक्वल टू कितना, AO इज इक्वल टू आ गया L/√3। और अब आपको मालूम ही है AO बराबर है BO बराबर है किसके, CO के, तीनों के तीनों कितने हो जाएंगे, L/√3 हो जाएगा, L/√3। AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, L/√3। तो अभी तक आपने बस क्या किया है, अभी तक बस आपने BO निकाला है, AO निकाला, CO निकाला है। और अब हम लोग इस Q पर लगने वाला बल, इस यहां के आवेश के कारण, यहां के आवेश के कारण और यहां के आवेश के कारण बल निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। और मुझे फिर से उस ट्रायंगल की जरूरत पड़ने वाली है यार। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे जो आवेश है उसके कारण यहां पे निकाल लेंगे कि इस क्यू आवेश पे कितना बल लग रहा है, इसका यहां पे जो आवेश है उसके कारण बल निकालिए, यहां पे जो आवेश है उसके कारण बल निकालिए। ए पर स्थित आवेश के कारण कैपिटल क्यू पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चा, इसको हम लोग नाम ले देते हैं, चलो F12, क्योंकि यहां पे जो आवेश है वो Q1 है ना। F12 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाए, चलो यहां पे दिशा की बात है तो 1/4πε0, यहां का आवेश भी तो Q है, यहां पे आवेश जो है वो भी तो Q ही है, Q कैपिटल Q अपॉन ये दूरी कितनी है, इस दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, इस दूरी का AO का स्क्वायर यानी कितना, कहां गया, अरे यार, AO का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, AO का स्क्वायर यानी L/√3 का स्क्वायर, L/√3 का स्क्वायर, AO का स्क्वायर यानी कि L/√3 का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा A से O के डायरेक्शन में। ये है कौन सा, ये है बल F12। देखो जब आप बलों की बात करोगे तो दिशा का बहुत ध्यान रखना है यार। A से O की ओर, अब A से O की ओर क्यों है, O से A की ओर क्यों नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि यहां पे जो आवेश रखा गया है उसकी प्रकृति भी समान है, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यहां पे जो आवेश है Q, इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। और आपको बल मालूम है ना,
स्टीरिक वाइब्रेटर बल जो है वो केंद्रीय बल है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। तो ए से ओ की दिशा में क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन, ए से ओ की दिशा में, यहां लिख दिया मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ए से ओ की दिशा में, ए से ओ की दिशा में लगेगा यह बल, सही है। वैसे ही बी पर स्थित आवेश के कारण क्यू पर लगने वाला बल, क्यू पर लगने वाला बल बच्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F, इसको F12 क्यों बोला, सॉरी इसको F12 नहीं बोल सकते ना, इसको F1 बोलिए। F1 पहले आवेश के कारण, गलती हो गई, पहले आवेश के कारण हो गया ना, ये पहले आवेश के कारण बल है, पहले आवेश के कारण बल है ये है पहले आवेश के कारण बल। क्योंकि जब अगर मैं F12 लिख देता हूं मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल निकाल रहे हो आप, वो नहीं करना है आपको, इस पहले आवेश के कारण इस पे बल निकालना है। तो इसको नाम हमने दे दिया F1 और इसको हम नाम देते हैं F2 यहां पे लगने वाला बल। दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल किधर होगा भाई, देखो परिमाण तो उतना ही होगा, ये तो आपको मालूम है, परिमाण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां पे एक आवेश मिसिंग है यार, मैं कैपिटल क्यू लिखा था शायद, मिटा दिया क्या, क्यू कैपिटल क्यू, कितनी सारी गलतियां करूंगा मैं एक न्यूमेरिकल में, क्यू कैपिटल क्यू ना, अरे दोनों आवेशों का गुणनफल रहेगा ना, क्यू कैपिटल क्यू। वैसे ही यहां भी हो जाएगा क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एल बाई रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे आप बीओ का स्क्वायर लिखोगे और बीओ का स्क्वायर भी कितना, बीओ भी कितना है, बीओ भी एल बाई रूट 3 है। इसकी दिशा क्या होगी, बी से ओ की दिशा में होगी, ये हो जाएगा आपका F2। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब निकाल लेते हैं यहां पे जो आवेश है उसके कारण लगने वाला बल, सी पर स्थित आवेश के कारण क्यू पर लगने वाला बल, क्यू पर लगने वाला बल, इसको नाम दे दीजिए F3, धन करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्यू कैपिटल क्यू ही होगा, एल बाई रूट 3 का स्क्वायर ही होगा। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा सी से ओ की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, ओके इधर की तरफ, सी से ओ के डायरेक्शन में, सी से ओ के डायरेक्शन में। ओके, तो आपने पहले आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल लिया, दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल लिया, तीसरे आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल लिया, और आप ये देखेंगे कि यहाँ का जो आवेश है या यहाँ का जो आवेश है या फिर यहाँ का जो आवेश है, उन सभी के कारण इस क्यू पे जो बल लग रहा है सबका परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है। और अब अगर आपको इस क्यू पर लगने वाला कुल बल निकालना है तो इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का वेक्टर सम यानी कि सदिश योग निकालना पड़ेगा। तो वैसे में हम लोग क्या करेंगे, पहले F2 और F3 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले F2 और F3 को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, पहले F2 और F3 को सॉल्व कर लीजिए। इधर को लग रहा है कौन सा बल, ओहो इधर को जो बल लग रहा है ये F3 है, इधर को जो बल लग रहा है ये कौन सा बल है, ये F2 है। ओके चलिए देखते हैं, ये है F3, ये है F2। तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, सदिशों के योग का समानता चतुर्भुज नियम लगा देंगे। और सदिशों के योग के समानता चतुर्भुज नियम से क्या होता है, सदिशों के योग के समानता चतुर्भुज नियम से नोट कर लीजिएगा अगर आपको मालूम नहीं है तो। सदिशों के योग के समानता चतुर्भुज नियम से अगर ये एक सदिश A है और अगर ये सदिश B है, अगर इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो आप ऐसा पढ़ते हैं ना, सदिशों के योग का समानता चतुर्भुज नियम, परिणामी किसे दिया जाएगा, परिणामी सदिश उस समानता चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दिया जाता है। और परिमाण जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। R इक्वल टू रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। ये है इस परिणामी का परिमाण। और अगर यहां पे एक ये भी केस है कि अगर मान लीजिए ये दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड बराबर है, तब R क्या हो जाता है, 2a cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, सॉरी थीटा बाई 2। ये भी याद रखिए, अगर a और b बराबर है तो 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर दोनों सदिश परिमाण में बराबर हैं तो जो परिणामी है डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। अब ये कैसे आया, यहां पे भी a रख दीजिए, a रख दीजिए, a रख दीजिए, a रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। डायरेक्ट आप यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2a cos थीटा बाई 2।
तो मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि F2 और F3 दोनों परिमाण में क्या है? F2 और F3 दोनों परिमाण में बराबर हैं और दोनों के बीच का कोण कितना है? चलिए देखते हैं कितना है। देखिए ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है और हमने आपको बोला कि अगर वो समबाहु त्रिभुज होता है तो माध्यिका कोणों को समद्विभाजित भी करती है, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। 30 और 30 कितना? 60 हो गया। तो ये वाला कोण कितना बच गया? ये 120 हो जाएगा। और अगर ये 120 है तो ये कोण भी कितना होगा? ये भी 120 होगा। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 30 30 60, ये दोनों लेके हट गए तो इसके नसीब में कितना आया? 120 डिग्री आया। इसके सामने में इसको बोलते हैं कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल। तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो ये आ जाएगा, ये कोण आ गया 120 डिग्री। और क्योंकि वेक्टर F2 और वेक्टर F3 दोनों परिमाण में बराबर हैं, समानता जब ये मैं नहीं लिख रहा हूं, जब आपको बता चुका हूं, तो परिणामी, इन दोनों का परिणामी किधर को जाएगा? इन दोनों का परिणामी जाएगा ऊपर की तरफ। ये होगा परिणामी, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं इस कलर में, या फिर इस कलर में, या फिर इस कलर में। चलिए ठीक है, रंगों को लेकर बड़ा दुविधा में रहता हूं मैं हमेशा। तो 120 डिग्री, तो ये परिणामी जो है, ये परिणामी लगेगा ऊपर। इसको हम लोग F डैश ले लेते हैं, F डैश, ये ऊपर लगेगा। अब सर ये ऊपर ही क्यों लगेगा? एकदम ऊपर क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों ही सदिश परिमाण में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों का जो परिणामी होगा इन दोनों के एकदम बीच में लगेगा। और इन दोनों के एकदम बीच में मतलब यहां से 60 और यहां से भी 60, एकदम ऊपर जाएगा। ओके ठीक है। तो अब निकाल लीजिए आप F डैश। F डैश कितना आ जाएगा? F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2। आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। F2 लिखना है F2 ले लो, F3 लिखना है F3 लिख लो। cos थीटा यानी कि 120/2, 2 टाइम्स ऑफ F2। F2 कितना है बच्चा? या तो आप F2 का मान रख दीजिए या F3 का मान रख दीजिए, दोनों बराबर ही है। 1/4πε0, 1/4πε0 Q कैपिटल Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होगा? sin 30 का जितना मान होता है वही cos 60 का मान होगा, यानी कि 1/2 होगा। हल करिए तो 2 और 2 तो कट गया, तो ये आ गया 1/4πε0 Q कैपिटल Q L का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। मैं 3 को इधर लिख दे रहा हूं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L/√3 का स्क्वायर, L स्क्वायर यहां लिख दिया, √3 ऊपर आ जाएगा, उसका स्क्वायर भी है तो 3 हो गया। तो ये F डैश है बच्चा, जो कि ऊपर लग रहा है। और यही आपका बिंदु O है ना, जहां पे कैपिटल Q है। अब देखिए इस O पर एक बल इधर लग रहा है F डैश ऊपर, और एक बल जो है नीचे लग रहा है। नीचे लगने वाला बल कौन सा है? ये है F1 जो नीचे लग रहा है, यही है ना। आपने इधर जो बल लग रहे थे और इधर जो बल लग रहे थे, इन दोनों का परिणामी निकाल लिया F डैश, जो कि एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे है। तब Q पर परिणामी बल कितना हो जाएगा बच्चा? परिणामी बल निकाल लीजिए F क्या करना पड़ेगा आपको? F डैश प्लस F1 करेंगे आप, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है, और दोनों की दिशा विपरीत है तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। दोनों की दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। अगर सदिश एक दिशा में हो तो जुड़ते हैं, सदिश अगर विपरीत दिशा में हो तो माइनस होता है। तो अब देखिए F डैश कितना है? F डैश है 1/4πε0, यानी कि इसको ऐसा लिख सकता हूं 4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर माइनस F1 कितना है बच्चा? F1 ये रहा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी कितना मिलेगा? तो भी ये 3Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4πε0 L स्क्वायर ही मिलेगा। अब सॉल्व करिए, और उस हालात में ये और ये कहानी खत्म हो जाएगी, यानी F कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यहां पे परिणामी बल इस O पर, इस Q पर परिणामी बल कितना है? परिणामी बल कितना हो जाएगा? परिणामी बल कितना हो जाएगा बच्चा? अरे यार बल तो लिख लो ढंग से। परिणामी बल हो जाएगा शून्य होगा। चलो मैं एक फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, काफी लंबा सफल था। फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, आप बनाइएगा उसको। आपके पास 3 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3, और केंद्रक पे कैपिटल Q आवेश रख दिया है। बताइए कैपिटल Q पे कितना बल लगेगा? तो पहले Q1 का बल निकाल लीजिए, Q2 का बल निकाल लीजिए, Q3 का बल निकाल लीजिए, जो मैंने यहां पे निकाल रखा है। Q1 का बल, ये Q1 का बल है, ये Q2 का बल है, ये Q3 का बल है, और तीनों बलों का परिमाण बराबर है, बस दिशा का ध्यान रखना है।
ये उधर नीचे है, इधर F2 इधर है और F3 इधर है। तो पहले आप क्या करते हैं, पहले आप F2 और F3 इन दोनों का परिमाण निकालेंगे, F2 और F3 का परिमाण निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों का परिमाण तो आप निकाल लिए हैं, परिणामी निकालना है। इन दोनों का परिणामी किधर आता है, ऊपर आता है, जिसको आपने F' नाम दे दिया है। और जब आप देखेंगे F' ऊपर है, F1 नीचे है, तो इन दोनों का जब परिणामी निकालेंगे तो आप माइनस करेंगे, और दोनों का जब आप परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला कुल बल कितना है, 0 है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ऐसे ही सवाल आपको बनाने हैं जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को झोंक देते हैं। ऐसे सवाल ढूंढिए जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हों। इससे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस हो जाता है, दिलो दिमाग और जहन में बैठ जाती हैं चीजें। चलिए, और ये सवाल आपके लिए बच्चा, चित्र में दर्शाए अनुसार एक समबाहु त्रिभुज है ABC और 3 आवेश हैं, यहां पे आवेश Q है, यहां पे भी आवेश Q है, यहां पे आवेश -Q है। ओके, पर विचार कीजिए प्रत्येक आवेश पे कितना बल लग रहा है ये आपको बताना है। यहां पे परिणामी बल नहीं निकालना, यहां पे पता करना है कि A पे टोटल कितना बल लग रहा है, B पे कितना बल लग रहा है, C पे कितना बल लग रहा है, यानी प्रत्येक आवेश पे कुल कितना बल लग रहा है। बहुत आसान है, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं और उसके आगे आप कुछ सॉल्व करेंगे। चलिए, हिंट क्या है, देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा ट्रायंगल बनाता हूं अगले में, क्योंकि पूरा खेल ट्रायंगल का ही तो है। ये बना लिया बड़ा सा त्रिभुज, ये रहा बड़ा सा त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, कलर भरना ही भूल गया। चलिए, ये रहा कलर। यहां पे आवेश कौन सा है, यहां पे -Q आवेश है, यहां पे Q आवेश है, यहां पे Q आवेश है। ओके, सभी चीजें मैं इसी डायग्राम में समझाऊंगा। अब देखो, ये Q है, ये भी Q है, यानी दोनों सजातीय आवेश हैं। दोनों में कौन सा बल लगेगा, दोनों में, चलो मान लेते हैं कि ये पहला आवेश है, एक इसको लिया है, ए इसको लिया है, तो इसको पहला आवेश लेंगे। इसको मैं माना हूं पहला आवेश, इसको माना मैं दूसरा आवेश, इसको माना रहा हूं मैं तीसरा आवेश। तो इस पहले आवेश पर इस दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल किधर की ओर होगा बच्चा, इधर की ओर होगा, बिल्कुल सही। इधर की ओर होगा, बिल्कुल सही होगा ना। दोनों सजातीय आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हाँ, और ये भी सही है कि इसके कारण, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल इधर की ओर होगा, इधर की ओर जाएगा, ये भी सही है। नाम दे देता हूं बच्चा, नाम दे देता हूं, ये हो जाएगा पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, सदिश राशि है। और ये हो जाएगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। और याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा। कोई दिक्कत, समबाहु त्रिभुज है दोस्त। ओके, तो अब परिमाण निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, चलो परिमाण हम बाद में निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए, Q और -Q, ये दोनों कौन से आवेश हैं, ये दोनों विपरीत आवेश हैं, विजातीय आवेश हैं। इनमें आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल लगने का मतलब है कि -Q इसको खींचेगा, खींच रहा है। देखिए दोस्त, माइनस इसको खींचेगा तो प्लस भी तो इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, मतलब आकर्षित करेगा दोस्त। ये इसको आकर्षित कर रहा है, देखिए ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये आकर्षित किया। और यही, अच्छा इसका नाम दे दूं मैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं नाम देता हूं, इस प्यार नहीं मतलब इस बल को नाम देना है। ये हो जाएगा इस पहले आवेश पर तीसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, और ये हो जाएगा तीसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। सही है, कितना आसान है। और वही काम आप यहां भी करिए, ये भी इसकी ओर खींचा जाएगा, और ये भी जो है इसकी ओर खींचा जाएगा। खींचा चला मैं तेरी ओर खींचा, ऐसा कुछ गाना है ना। चलिए नाम दे दीजिए, इस प्यार नहीं यार, इस बल को नाम दे दीजिए। ये हो जाएगा दूसरे आवेश पर तीसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, दूसरे आवेश पर तीसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। ये हो जाएगा तीसरे आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। और याद रखिए, F12 या F21 या फिर F31 या फिर F13 या फिर F32 या फिर F23, ये सभी परिमाण में बराबर होंगे, परिमाण में बराबर होंगे। और कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। यही तो है, इन सभी बलों का परिमाण इतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। और डायरेक्शन यहां पे बता दिया गया है। अब इस आवेश पे कुल कितना बल लग रहा है,
लगा दीजिए आप सदिशों के योग का कौन सा नियम, समानता चतुर्भुज नियम लगा दीजिए ना यार। ये हो जाएगा परिणामी बल। ओहो, एक लाइन से काम चल जाना चाहिए ना। ये हो जाएगा परिणामी बल, ठीक है। और वैसे ही यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे भी समानता चतुर्भुज बना लो, इतना थिकनेस ठीक नहीं है, हुई यहां पे बना लो, ये हो जाएगा परिणामी बल। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बना लीजिए आप इसके समांतर, और ये हो जाएगा इधर, इसके समांतर हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा परिणामी बल। इसको नाम दे दो F1, इसको नाम दे दीजिए F2, और इसको नाम दे दीजिए आप F3, ओके। और ये कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी सर, बिना कोण के कैसे निकालेंगे? अरे बच्चा, ये अगर 60 है ये 120 होगा, ये अगर 60 है तो ये 120 होगा, और ये तो 60 ही है। लगा लीजिए ना फॉर्मूला, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, ओके। तो ये इसके आगे का सॉल्यूशन आपके लिए होमवर्क है बच्चा, इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, ओके। और कोई भी दिक्कत अगर होती है, कहीं भी कोई सा भी शंका है, कहीं भी कोई सा भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको आपका जो क्लियरेंस है, डाउट का क्लियरेंस बिल्कुल अवश्य बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।